हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस व्याख्यान श्रृंखला की अगली कड़ी में जब आप लोग आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर आप कैसे लिखते हैं और हाइपोथेसिस को कैसे स्टेट करेंगे अगर आवश्यक है तो, जरूरी है तो उसमें ये सब हम अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि जानना बहुत जरूरी है, रिसर्च प्लान या रिसर्च प्रपोजल। कैसे रिसर्च प्रपोजल आप तैयार करेंगे और अपना जो आगे भविष्य में आगे करने वाले इस काम को उसको कैसे आप बताएंगे कि वो काम कैसे होगा। चलिए आइए बिना देरी के हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से आप लोग लेक्चर सुनिएगा, जरूरत पड़ने पर नोट्स लीजिएगा और बात अगर समझ में नहीं आती है तो अंत में आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं फॉर्मेट, स्टाइल, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल क्या हो। ठीक है, यहाँ पे हम रिसर्च प्रपोजल का हम कैसे प्लान तैयार करें, क्योंकि आप लोग का जब आप पढ़ते हैं बिगिनर्स के लिए आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है, सिनॉप्सिस आपको बनानी होगी। कैसे सिनॉप्सिस बनाएंगे आप, रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। रिसर्च प्रपोजल एक्चुअली ये और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। जो भी आप प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना, ये यूज कर रहे हैं या जिस चीज को आप, जो टॉपिक आपने चुना है उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, है ना, या जो प्रॉब्लम आपने ली उस प्रॉब्लम को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि हम ये चीज, ये हमारी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम करने के लिए ये काम करेंगे। तो किस प्रकार से इस चीज को करेंगे देखते हैं कि कोई भी जब रिसर्च प्रपोजल होता है या रिसर्च प्लान होती है उसमें क्या क्या होता है। इट हैज डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सैंपल, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में आपका जो न्यायदर्श होगा, है ना, वो कैसा होगा। ठीक है, किस प्रकार का होगा, कहाँ से आप लेंगे, तो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सैंपल पूरा डिटेल में आप डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ इट डिस्क्राइब द वेरिएबल ऑफ द स्टडी, जो आपकी स्टडी है उसके स्टडी में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उनको वो डिस्क्राइब। तीसरी बात, द काइंड ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड, किस प्रकार के आप अपने न्यायदर्श को, सॉरी, प्रदत्तों को एकत्रित करेंगे, काइंड ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट द डेटा, कौन कौन से उपकरण आप प्रयोग करने वाले हैं। पांचवी बात, कंडीशंस अंडर विच द डाटा विल बी कलेक्टेड, ऐसी बात तो नहीं कहीं कोई कंडीशन है जिस कंडीशन के अंतर्गत आप अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको भी यहाँ मेंशन करते हैं। साथ ही साथ द टेक्निक्स टू बी यूज टू एनालाइज द डाटा, कौन कौन सी टेक्निक्स आप अपने डाटा एनालाइज करने के लिए यूज करेंगे उसको भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये समझने की कोशिश करें, जैसे आपने टॉपिक लिया हुआ है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑन क्रिएटिविटी, सिंपल सा एक टॉपिक आपने लिया है ना, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑन क्रिएटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ना इसको आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा सैंपल के बारे में बताना पड़ेगा, आपको सैंपल आप कौन सा लेंगे। ठीक है ना, तो आपने इंटेलिजेंस ले रहे हैं, आप क्रिएटिविटी के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं, किन के बच्चों के ऊपर देख रहे हैं आप, तो वहां पे आपके टॉपिक में मेंशन है कि आप किस ले रहे हैं, आप मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स के बच्चे ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सैंपल है वो मिडिल स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, उसमें आपने टी लिमिट में मेंशन किया हुआ है कि आप मध्य प्रदेश बोर्ड लेना चाह रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड लेना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो या आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे जहाँ जहां से कहीं के भी आप लेना चाह रहे हैं तो उनको आप मेंशन करेंगे कि इसके पूरे गवर्नमेंट स्कूल और नॉन गवर्नमेंट स्कूल या कंबाइंड लेके ले रहे हैं आप ना, या उनमें अंतर लेके ले रहे हैं, तो सैंपल में आप ये सारी बातें मेंशन होंगी। साथ ही साथ इसके बाद आप वेरिएबल्स बताएंगे। देखिए इस स्टडी में आपका जो वेरिएबल है, यहाँ पे कौन कौन से है, दो मेन वेरिएबल है, एक इंटेलिजेंस है और दूसरा क्रिएटिविटी है। ठीक है, मतलब बुद्धि भी है और सृजनशीलता भी है। साथ ही साथ यहाँ पे जेनरिक वेरिएबल है जेंडर, है ना, परंतु अगर आप चाहे तो स्कूल के प्रकार भी ले सकते हैं।
तो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा कि कौन कौन से वेरिएबल आपके स्टडी में है, ये इसमें आ जाती है। तीसरी बात, आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट टेस्ट आप ले रहे हैं तो आप किस प्रकार से डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना, या क्रिएटिविटी ले रहे हैं तो किस प्रकार से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट द डेटा, कौन कौन से उपकरण आप प्रयोग में ला रहे हैं, बुद्धि नापने के लिए आप कौन सा उपकरण ले रहे हैं, ठीक है ना, किसके द्वारा निर्मित उपकरण का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कौन सा टूल, जो स्टैंडर्डाइज टूल है, बहुत सारे स्टैंडर्डाइज आप देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप कौन सा टूल यूज करना चाह रहे हैं, क्रिएटिविटी के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए, तो उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अगर इंटेलिजेंस को का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या क्रिएटिविटी का ले रहे हैं तो कौन सी कंडीशन है, जिस कंडीशन में अगर अगर है कोई कंडीशन तो उस कंडीशन में आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। फिर टेक्निक्स टू बी यूज, एनालाइज जो डाटा है उसको कौन कौन सी टेक्निक्स आप कौन सी टेक्निक से उसको एनालाइज कर रहे हैं, कौन सी स्टेटिक्स लगाने जा रहे हैं। तो इतनी बातें कहाँ होती हैं आपके एक डिटेल रिसर्च प्लान या कहें डिटेल रिसर्च प्रपोजल में होती है, ठीक है। इसके बाद इट रिक्वायर्स, कोई भी जब भी आप काम करते हैं तो जिस सब्जेक्ट पे हम काम करना चाह रहे हैं, जो भी हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है, नो डाउट उसमें एक्सपर्टाइज इन नेचर ऑफ एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा कैसा होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। जैसे आप अगर एजुकेशन की फील्ड में कर रहे हैं तो एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, अगर आप साइंस में कर रहे हैं तो साइंस के सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, है ना। तो दैट पे एक्सपर्टाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ हमने बात की कि वास्तव में जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो होता क्या। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी रिसर्च प्रपोजल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहली बात इसमें जो कंपोनेंट आता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहली बात है इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज का आप प्रस्तावना लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब प्रस्तावना लिख रहे हैं तो लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, स्पेशली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है से शुरू करके आप डिपेंडेंट वेरिएबल तक आप अपनी बात को लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पर अपनी बातों को लिखते समय ये बात ध्यान रखेंगे कि आपने जो रिव्यू इकट्ठा किया है ना, जो आपने लिटरेचर पढ़ा था, रिलेटेड लिटरेचर, उससे आपने रिव्यू कलेक्ट किया था, उस रिव्यू की मदद से आप ब्रीफ में बहुत संक्षिप्त में आप अपना प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में आप स्वतंत्र चर्चा शुरू कर रहे हैं बात, और स्वतंत्र चर्चा शुरू करके बाद उसके क्या इफेक्ट होता है, क्या होता है, आपका खुद का अनुभव क्या है, और आपने फलाने ने स्टडी किया था उसने ये पाया था, फिर उसके बाद आश्रित चर के ऊपर जाते हुए फिर एक एक करके आप उसको डिस्कस करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये आपको कहीं भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको आपने जो रिव्यू कलेक्ट किया है उसी से आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन में कि आपने पहले ब्रीफ में आपने बिल्कुल संक्षिप्त में प्रस्तावना लिख दी है उसकी, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव होता है स्टडी, कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स विल बी, है ना। तो आप यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग प्रपोजल दे रहे हैं तो दैट मीन्स कैसे, किस टेंस में, ये भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में आप लिखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव्स लिख जाएंगे उसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पूरा लिखेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, किन बातों को ध्यान में रखेंगे, ये हम पिछले लेक्चर सीरीज में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से। तीसरी बात, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, आप फिर परिकल्पना लिखेंगे, ठीक है ना। अगर अगर आपकी रिसर्च कैसी है, गुणात्मक शोध है, ठीक है, कैसी क्वालिटेटिव रिसर्च है। जब क्वालिटेटिव रिसर्च है तो उस रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस की लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तब आपकी हाइपोथेसिस आप यहाँ पर लिखेंगे, तो दैट मीन्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं। फिर आखिरी बात आती है डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। यहाँ पर इसके बाद आप अपने प्रपोजल में इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने
जो काम कर रहे हैं उस वो काम आपका कहाँ कहाँ तक सीमित है, उसको सीमांकित करेंगे जो आपके क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटेलिजेंस का और क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं, तो आपने वहां पे मेंशन किया कि दिस स्टडी इज लिमिटेड ओनली अप टू द जबलपुर, और ओनली अप टू द इंदौर, और ओनली अप टू द भोपाल, और यूपी, यूपी के कोई भी आगरा, लखनऊ, जो भी शहर एक्स वाई जेड, तो आप वहां पर उसको डीलिमिट पहली चीज लिखेंगे। दूसरी बात, वेरिएबल्स है एज इट इज आप अडॉप्ट कर रहे हैं जो बताए गए हैं, ठीक है ना। तीसरी बात, आपकी क्लास आप कौन सी ले रहे हैं स्टूडेंट्स की, है ना, उनकी एज ग्रुप क्या है, जेंडर आप कौन दोनों ले रहे हैं कि कोई एक जेंडर ले रहे हैं, या स्कूल के प्रकार लिए हैं, तो जो भी आप यहाँ डिलिमिटेशन में मेंशन करेंगे। तो इतनी ही बात है ना, कि आपने पहले ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन लिखा, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखे, फिर उसके बाद आपने अपना टॉपिक का स्टेटमेंट लिखा, फिर हाइपोथेसिस अगर जरूरी है तो हाइपोथेसिस को मेंशन करेंगे, फिर आप अपने स्टडी को डीलिमिट जरूर करेंगे, ठीक है। इतनी बातें किसमें आ जाती हैं, आपके प्रपोजल के फर्स्ट पार्ट के इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट एसेंशियल जो एलिमेंट है उसमें आ जाती है बात, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन के बाद आएगी यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी आप मेंशन करेंगे कि आपका शोध प्राकल्प क्या है। ये बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिसर्च, है ना? तो यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी जब आप काम कर रहे हैं, अगर आपने फिलोसफिकल रिसर्च पे काम करने जा रहे हैं आप, ठीक है, या हिस्टोरिकल रिसर्च है, तो आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। परंतु जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं उनका टोटली डिफरेंट, ठीक। इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे। आप जब रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख रहे हैं, यहाँ पर अभी जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये सारी बात अपन कर रहे हैं किसकी, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या आ जाएंगे, आपके पार्टिसिपेंट्स मेंशन करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स मतलब इसमें कौन कौन, जैसे आप ये बात करते हैं इंटेलिजेंस का प्रभाव आप देखना चाह रहे हैं सृजनशीलता पर, तो वहां पर बात की थी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स, तो पार्टिसिपेंट्स क्या हुए वहां पर, मिडिल स्कूल के स्टूडेंट। तो सबसे पहले जब आप पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पहले आप पॉपुलेशन फ्रेमवर्क वर्क को आप डिफाइन करेंगे कि ना क्या है ना, जो जनसंख्या का ढांचा है उसको आप उनको स्पष्ट करेंगे कि आप मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड के मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आपने सीबीएसई बोर्ड का लिया हुआ है ना, या आप सेंट्रल स्कूल के बच्चों को ले रहे हैं, है ना। तो दैट इज पूरा, ये क्या हो गया आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या हो गई पूरी, है ना। जबलपुर में अगर बात करें तो जबलपुर में जितने भी हैं आपके मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, वो सबके क्या कराएंगे आप यहाँ पे पॉपुलेशन फ्रेमवर्क, जनसंख्या ढांचे में वो बात आ जाएगी। या आप उत्तर प्रदेश का कोई शहर ले रहे हैं, तो उस शहर के आप कौन सा बोर्ड ले रहे हैं उसको वहां मेंशन करते हुए पूरे स्कूल के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, टोटल कितने, पॉपुलेशन, ये क्या हो गया जनसंख्या, ठीक है। अब उस जनसंख्या में से आप क्या ले रहे हैं, सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे अपना न्यायाधीश, नया सैंपल मतलब यहाँ पे न्यायाधीश आप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर न्यायाधीश आप क्या बना रहे हैं, प्लानिंग कितना हमारा सैंपल साइज होगा, ठीक है ना, किस तरीके से आप सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर वो मेंशन यहाँ पर हो जाएगा आपकी बात कि यहाँ पर आप कौन सी मेथड का यूज करते हुए कितने नंबर ऑफ आप स्टूडेंट्स, आपकी मेथड है उस मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि सैंपल साइज क्या होगा, उसको फिर जस्टिफाई करें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉपुलेशन फ्रेमवर्क को बताएंगे, फिर सैंपल को एक्सप्लेन करें, ठीक। तो पहली चीज हो गई पार्टिसिपेंट के बारे में लिखते हैं। फिर दूसरा, आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं उस वेरिएबल को मापन करने के लिए आप कौन सा उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे द स्पेसिफिक टूल वुड यूज इन द स्टडी, ओके। अब उसमें ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी आप टूल ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड, है ना, प्रमाणीकृत होना चाहिए स्पेसिफिक टूल। और जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आयर हो सकते हैं, रेटिंग स्केल हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर आप टूल्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज टूल लोगों के बनाए हुए, उनको यूज कर सकते हैं। परंतु आपने कुछ ऐसे वेरिएबल लिए हैं जिस वेरिएबल में आपको टूल्स उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ डेवलप या और फिर स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं टूल, आप खुद बना रहे हैं, खुद निर्मित कर रहे हैं और फिर उसको स्टैंडर्डाइज से, फॉर एग्जाम्पल
आपने कहा कि ना हम इफेक्ट देखना चाह रहे हैं और मैथमेटिक्स अचीवमेंट के ऊपर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं पर्टिकुलर टीचिंग मॉडल का। तो आप ऐसी स्थिति में आपका जो मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट है आप अपना खुद का, अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप अपना खुद का बना सकते हैं। तो अचीवमेंट टूल को आपको डेवलप करना पड़ेगा और फिर स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो इट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज आप कर रहे हैं रिसर्च। ठीक समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में इस चीज का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जब बात करते हैं इन क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर बात देखें तो इट शुड इंडिकेट द नेचर ऑफ एविडेंस दैट विल बी कलेक्टेड। क्वालिटेटिव गुणात्मक शोध में हमेशा जब आप इंस्ट्रूमेंट तो नहीं डायरेक्टली होते हैं, परंतु यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेस होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। तो वहां पर आपका जो भी आप देखना चाह रहे हैं कि जिस चीज को देख रहे हैं, जिस चीज को आप डेप्थ में जाके एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे किस तरह से आप एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एविडेंस को कलेक्ट करते समय बात आती है कि हाउ इट विल बी कलेक्टेड, कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो इसको कलेक्ट करने के लिए जो चीज है अलग अलग, या तो आप ऑब्जर्व फील्ड नोट्स ले रहे हैं, है ना, किसी फील्ड पे जाके आप वहां पर उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके फिर आप लिख रहे हैं पूरी चीजें। दूसरी बात, आप रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं। तीसरी बात, आप फोटोग्राफ्स को कलेक्ट कर रहे हैं। और फिर चौथी बात आप कर सकते हैं कुछ इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ठीक है, ये इतने सारे तरीके होते हैं जिनमें जिनके तरीकों से आप जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसके लिए आप अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, जानकारियों को इकट्ठा किया जा सकता है, डेप्थ में फिर स्टडी किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में बिल्कुल अलग तरीके से काम होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब आप लिख रहे हैं शोध पातल, तो उसमें डिजाइन, है ना, शोध डिजाइन आपका कैसा क्या है। किसी भी चीज का डिजाइन जो होता है एक्चुअली क्या है, ये इट इज अ जनरल स्ट्रेटेजी फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी। किसी भी स्टडी को करने के लिए एक जनरल, एक सामान्य सी प्रविधि है, ठीक है ना, जिसमें आप काम कर रहे हैं कि किस तरीके से काम करेंगे। तो इसमें क्या आ जाती है, जो भी आप मेथड, किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका कौन सा सर्वे मेथड है ना। दूसरी बात, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज कर रहे हैं तो किस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, अगर आप कॉज एंड इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो वहां पे उस मेथड को मेंशन करेंगे, या कोरिलेशनल स्टडी तो आप वहां पर वैसा मेंशन करेंगे कौन सी मेथड। तो यहाँ पर बात आई केवल किसकी, मेथड की बात। ठीक, परंतु अगर आप क्वांटिटेटिव की जगह कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, गुणात्मक शोध है, तो वहां पर आप फिलोसफिकल रिसर्च है या हिस्टोरिकल रिसर्च है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। रिसर्च डिजाइन जो भी आप ले रहे हैं, क्योंकि कितने वेरिएबल्स हैं, किस वेरिएबल का कहाँ पर आप कितना प्रभाव देखना चाह रहे हैं, किसके किसके साथ देखना चाह रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि रिसर्च डिजाइन आपकी कैसी बनेगी। ठीक है ना। तो दैट मीन्स कोई भी जब रिसर्च डिजाइन बनाते हैं तो वो क्या इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ना। आपका स्टडी का क्या बेसिक एक स्ट्रक्चर है, क्या खाका है, उसको पूरा स्पष्ट कर देता है। दूसरी बात, यहाँ पर हाइपोथेसिस किस नेचर की बनी है, तो यहाँ पर वो भी चीज समझ में आ रही है आपके। द वेरिएबल इन्वॉल्व, कौन कौन से वेरिएबल्स इसमें आपके टॉपिक में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो डिजाइन में वो चीज क्लियर दिखाई पड़ती है, कंस्ट्रेंट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड, किस किस तरीके से उसका अपन प्रभाव देख रहे हैं, कितनी गहराई से उस चीज को आप स्टडी कर रहे हैं। इस इन बातों को समझने के लिए इस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं और दोनों एग्जाम्पल के ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी, ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, टू कंपेयर मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्कूल टीचर्स। ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं आप ये देखना चाह रहे हैं कि ना जो एंजाइटी है स्कूल टीचर की, मेल और फीमेल की, उनके मीन में क्या अंतर होता है। ठीक है ना, ये देखना चाह रहे हैं, उसको तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये सिंपल स्टडी है ना। जब आप डिजाइन लिखेंगे तो यहाँ पर आपके जेंडर जो है केवल मेल और फीमेल, ठीक है ना। सिंपल आप एंजाइटी के मीन स्कोर को आप देख रहे हैं, तो आप इसको आसानी से टी टेस्ट के द्वारा फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वन वे अनुमान लगा सकते हैं। परंतु अगर इस दूसरे ऑब्जेक्टिव को देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे वेरिएबल बढ़ गए। टू कंपेयर मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल
प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल टीचर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेल फीमेल भी है, यहाँ पे स्कूल में भी प्राइमरी स्कूल भी है और मिडिल स्कूल भी है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, जेंडर टू हो गया, मेल और फीमेल। स्कूल के प्रकार टाइप कितने हो गए, प्राइमरी और मिडिल। तो ये कौन सी डिजाइन हो गई आपकी, 2x2 फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन बन जाती है। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं डिजाइन बनाते समय, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव से अब आपका डिजाइन वहां पे आप मेंशन करेंगे कि वो सी सिंपल सा है, वन वे है, या फिर आप यहाँ पे वेरिएबल्स अगर बढ़ रहे हैं तो 2x2 है। अगर यहीं पर वेरिएबल्स अगर हम और बढ़ा दें, ठीक है ना, क्या बढ़ा दें यहाँ पे, एंजाइटी के साथ साथ हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ हमने एरिया और ले लिया, रूरल और अर्बन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेल एंड फीमेल, प्राइमरी मिडिल स्कूल, यहाँ पे जेंडर वाइज और लोकल वाइज। ठीक है, एनजाइटी को आप कंपेयर कर रहे हैं प्राइमरी मिडिल स्कूल टीचर्स को। तो यहाँ पर कितना डिजाइन हो जाएगा, 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन हो जाएगी। ठीक, समझ में बात आ रही है, अगर आपने यहाँ पर एरिया को भी अगर इन्वॉल्व कर दिया। ठीक, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। अगला स्टेप इसमें प्रोसीजर। जब आप रिसर्च प्रोसीजर आप लिख रहे हैं डिटेल में, तो रिसर्च प्रोसीजर एक्चुअली क्या होती है, जो कि पूरे स्टेप्स में बताता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और टिल एंड, आखिरी तक, रिसर्च के आखिरी तक हम काम कैसे करेंगे एज ए रिसर्चर। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, शुरू से लेके आखिरी तक। तो पूरी सारी बातें किसमें आ जाती है, प्रोसीजर में आती है, क्रिया विधि जो आप करने जा रहे हैं। ठीक है, उस क्रिया विधि में सबसे पहले आप यहाँ पर जो टूल आपने सिलेक्ट किए थे ना, या टूल का आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, या अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपका प्रयोगात्मक समूह है, तो ट्रीटमेंट कितने समय का दे रहे हैं, किस प्रकार का दे रहे हैं, क्या दोनों ग्रुप को अलग अलग दे रहे हैं, या एक ग्रुप को ट्रेडिशनल मेथड से दे रहे हैं, या एक ग्रुप को दूसरे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें मेंशन करेंगे आप। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आप प्रदत्त डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये आप पूरा स्टेप्स में लिख रहे हैं। ठीक है ना, आपने जैसे मैं अभी उदाहरण लिया था, इंटेलिजेंस का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, तो आपने सबसे पहले क्या किया, इंटेलिजेंस का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया। ठीक है, मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स पर। ठीक है, और आपने फिर उनकी उस टेस्ट की स्कोरिंग की, और स्कोरिंग करने के बाद देखिए वहां पे आपको डाटा कलेक्शन में क्या, यहाँ पे स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग करने के बाद आपने इंटेलिजेंस के बेस पर स्टूडेंट्स को हाई इंटेलिजेंस ग्रुप, एवरेज इंटेलिजेंस ग्रुप और फिर लो इंटेलिजेंस ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने उनके ऊपर क्रिएटिविटी लगाई। ठीक है, क्रिएटिविटी का आपने डाटा कलेक्शन किया, फिर आपने फिर यहाँ पर कौन 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 सा टूल यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में ये किया, दूसरे स्टेप में हमने ये किया, लिखेंगे। ठीक है ना, फिर जब आपके पास स्कोरिंग आ जाती है, आपने जो डाटा है, प्रदत्त जो टूल है उसका आपने उसका आपने प्रशासित किया उसको, फिर उसके बाद आपने स्कोरिंग की। स्कोरिंग करने के बाद आपने आपके पास क्या आ गया, डेटा है। डेटा है तो उसका टेबुलेशन करेंगे, आप उसको सिंपल एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ जो अभी ऊपर अपन कर रहे थे डिस्कस, टू कंपेयर मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल टीचर। तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या हो जाएगी कि यहाँ अगर देखें, जो भी आपने क्या लिया हुआ है, वेरिएबल क्या है आपके, एंजाइटी है, जेंडर है, ठीक है, टाइप ऑफ स्कूल, और फिर आपने एंजाइटी के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, एंजाइटी को आपने आपने एडमिनिस्ट्रेट किया स्कूल टीचर्स के ऊपर। ठीक है, फिर आपने मेल और फीमेल के आपने अलग डिफरेंट अलग अलग टेबल में लिया, फिर उनके मिडिल, प्राइमरी स्कूल के मेल अलग और सेकेंडरी स्कूल के मेल अलग। फीमेल में भी सेम, आपने प्राइमरी का स्कूल का अलग टीचर्स का एंजाइटी लिया और मिडिल का भी। आपने इस प्रकार से स्कोरिंग की और फिर टेबुलेशन की। इतना काम किसमें आता है, इस प्रोसीजर में आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रही बात इतनी? अब इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, डाटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में बात आती है, ये भी एक कंपोनेंट है इसके बाद,
इट इज अ टेक्निक। व्हाट इज डेटा एनालिसिस? इट इज अ टेक्निक और टेक्निक्स, ठीक है ना, दैट विल बी यूज टू एनालाइज स्टडी डेटा, ठीक है ना। जो आपके पास आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को आप कैसे एनालाइज करेंगे, ये बताती है डेटा एनालिसिस। पूरा डिटेल में बताता है कि हम अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए 3 टेस्ट निकालेंगे, या आप सीआर लगाएंगे, या कोरिलेशनल स्टडी तो कोरिलेशन में कौन सी मेथड यूज करेंगे, या आपकी फैक्टोरियल डिजाइन है तो एनोवा कौन सा लेंगे, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज को कोवेरिएट कर रहे हैं, अलग उठा के फिर उसका इफेक्ट देख रहे हैं, तो वहां पे आप एनकोवा लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि डाटा एनालिसिस में आप ध्यान रखेंगे जो भी टेक्निक है, ये मस्ट बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एनालिसिस टेक्निक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है, पहले से हमारा तय होना चाहिए कि हम डाटा इस तरह से इकट्ठा करेंगे, डेटा कलेक्शन इस तरह से करेंगे, हमारे पास डेटा इस तरह से कलेक्ट होगा, और फिर उसका हम एनालिसिस करते समय ये टेक्निक यूज करेंगे, विल बी यूज सो एंड सो टेक्निक, है ना। और बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना। अगर गड़बड़ होगी तो आखिरी में परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर ये चीज आती है दोनों के लिए, चाहे वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, है ना। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपने बता दिया कौन सा आप टेस्ट लगाना जा रहे हैं ना। सिंपल सा है, अगर दो लोगों के बीच में आप डिफरेंस देख रहे हैं मीन के ग्रुप में, तो आप सिर्फ टी टेस्ट या सीआर टेस्ट लगा रहे हैं। कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर कोरिलेशनल स्टडी की जितनी भी सांख्यिकी है स्टैटिस्टिक्स है उसको बता रहे हैं। या आपके पास वेरिएबल ज्यादा है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके ज्यादा बढ़ जा रहे हैं तो आप एनोवा, या आप किसी एक चीज को अलग हटा के फिर उसका प्रभाव देख रहे हैं तो अनकोवा, जो भी लगाना। परंतु क्वालिटेटिव रिसर्च में भी आप एनालिसिस कैसे करेंगे उसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। क्या क्वांटिफिकेशन तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें कि आप अपने प्रदत्तों को क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने उसको संख्या में बदला, और संख्या बदलने के बाद फिर आपने सिंपल स्टैटिस्टिक्स लगाकर फिर आपने बात की, या आप सिंपल सीधे सीधे गहराई में जाके उसका एनालिसिस कर रहे हैं। दोनों के लिए आप यहाँ पहले से तय करेंगे और यहाँ पे मेंशन। ठीक, समझ में बात आ रही है इतनी? और अब जानने की कोशिश करते हैं। इतना काम हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम शेड्यूल। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास तय होना चाहिए कि हम कितनी समय सीमा में काम करेंगे, ठीक है ना। और ये दोनों प्रकार के शोधों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। परंतु यहाँ बात करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं रिसर्च करने वाले, है ना, जो कि सिंपली थीसिस पे या डिसर्टेशन पे काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अभी पीएचडी में या एमएड में एडमिशन लिया, या आपके पीजी में एडमिशन लिया तो आप डिसर्टेशन पे काम कर रहे हैं, या आप पीजी करने के बाद आप थीसिस पीएचडी कर रहे हैं तब आप थीसिस पे प्रपोजल बना रहे हैं। तो दोनों के लिए साथ ही साथ, अगर आप कहीं टीचिंग जॉब में है या कहीं काम कर रहे हैं और आपको कोई रिसर्च प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो उस रिसर्च प्रोजेक्ट का आप, या आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहां पर आप बताएंगे पूरा कि मेरा टॉपिक ये होगा, उसका इसका ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे, हाइपोथेसिस ये होगा, है, ठीक है ना। फिर उसके रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी जो भी यूज करें उसको मेंशन करेंगे, डेटा एनालिसिस की मेथड ये होगी, परंतु आखिरी में आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा डेडलाइन, कि कितने समय में आप उसको पूरा, कौन कौन सी चीजें आप, है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला पार्ट, इस तरीके से आप इतने समय में कंप्लीट कर लेंगे, 1 महीने में, 2 महीने में। या फिर इसके बाद आपका बात आती है कि ना, आप जब जो मेथोडोलॉजी लिख रहे हैं उसमें कितना टाइम लगेगा काम करने में, फिर उसके बाद आप डेटा कलेक्शन में कितना टाइम लगेगा, फिर एनालिसिस में कितना टाइम लगेगा, फिर उसके राइटिंग में कितना टाइम लगेगा, राइटिंग के बाद फिर टाइपिंग और बाकी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये टाइम शेड्यूल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, बिगिनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स हैं जो कि किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट फंडेड हो, है ना, अलग अलग एजेंसी के थ्रू, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम आपको डेडलाइन दे के रखें, टाइम शेड्यूल बनाए। और जब तक टाइम शेड्यूल, टाइम बाउंड नहीं होंगे तो आपका काम समय पे पूरा नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि? इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है बजट, है ना। बजट जरूरी नहीं है कि ना फंडेड हो, फंडेड है तब भी आपको प्रपोजल बनाते समय
अपनी एजेंसी को पूरा बजट बताना पड़ता है कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें यहाँ या यहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट कि हम जब इसका डेटा कलेक्शन टूल्स खरीदेंगे तो उसमें इतना लगेगा, या हम लाइब्रेरी के लिए बुक्स ले रहे हैं तो इतना पैसा खर्च होगा। ठीक है। डाटा कलेक्शन के लिए, तो डाटा कलेक्शन के लिए आपका कितने पेपर्स को यूज करने के लिए आपने जो भी टूल यूज करा उसके उसका कितना खर्चा आ रहा है, आपका व्हीकल आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हो रहा है, फिर आपका एनालिसिस में क्या खर्च हुआ, फिर डाटा के राइटिंग में क्या खर्च हो रहा है उसका, उसको आप उसका प्रिंटिंग का निकाल रहे हैं, अलग अलग उसकी कॉपीज बना रहे हैं तो कितना खर्च, तो टोटल ओवरऑल आप अपना बजट बना के देते हैं। परंतु सिमिलरली जो एक बिगिनर्स होते हैं उनको भी अपना बजट लेके चलना चाहिए कि टूल्स, कहीं ऐसा तो नहीं आपने टूल सिलेक्ट कर लिए बहुत एक्सपेंसिव टूल हो, जब आप बाद में खरीदने जाए तो आपके बियॉन्ड आपके पॉकेट के बिल्कुल ऊपर चला जाए तो आपके लिए संभव नहीं होता, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली ही प्रपोजल तैयार करेंगे। ठीक है। आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि एक दफे रिसर्च प्रपोजल बन जाने के बाद रिवाइजिंग एंड इम्प्रूविंग आर रिसर्च प्रपोजल, जो भी आपने रिसर्च प्लान बनाया है, रिसर्च प्रपोजल बनाया है, सिनॉप्सिस बनाई है, उसको रिवाइज जरूर करिए। और रिवाइज करने के लिए सिंपल सा मेथड है, या तो आप अपने किसी एक्सपीरियंस रिसर्चर से दिखवा सकते हैं, ठीक है, वो चेक कर सकता है, आपका गाइड भी चेक कर सकता है। और फॉर्मल इवेल्युएशन आप कर रहे हैं तो फॉर्मल इवेल्युएशन के लिए आप पायलट स्टडी के थ्रू भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, और इतना देखने के बाद फिर आप उसमें जो भी चेंजेस करना है उसको चेंज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं सोचती हूँ कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।